पेपर नंबर 122 पर चलते हैं। डिस्कशन वीडियो क्रमांक 6। आज हम चर्चा करेंगे गुप्तकाल पे। पिछले जो पेपर नंबर 121 तक था वहाँ पर हमने मौर्योत्तर काल को देख लिया था, अब गुप्तकाल है। अगले 2 से 3 टेस्ट में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि उसी हिसाब से आप अपनी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप ये जो दिए गए प्रश्न हैं इनको जो क्वेश्चन आंसर्स लिखने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर थोड़े शब्दों की संख्या ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा हैं और इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ से चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल जाए। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि जो शुरुआती 116 पेपर्स हैं इनसे लगभग 634 अंक के क्वेश्चंस मिले थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज़ के हमारे जो लगभग 232 पेपर होने हैं और इधर जो हमारे पेपर नंबर हैं 116 तो ये हो गए 116 इस बार के, और जो अगले जो पेपर हैं उनको आप हाथ से लिखते रहिएगा, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि लगभग 1000 अंक के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको दोनों ही सेशन से, क्वेश्चन आंसर सेशन और टेस्ट सीरीज से। आप में से अधिकांश बच्चे ये कर रहे हैं काम, बहुत अच्छी बात है। ठीक, गुप्तकाल में देखिए शुरुआत में चलते हैं 3 अंक के प्रश्नों के लिए। आज आप में से जो बच्चे प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपकी टेस्ट सीरीज़ में जो स्टैटिक पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी ये जो पेपर नंबर 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण है। आप इनको अगर अच्छे से करते हैं तो उधर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फाहियान पर। तो फाहियान के बारे में सबसे पहले बताइए कि ये एक चीनी यात्री था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान दीजिएगा कि फाहियान ने मध्य देश का, यानी कि जिस समय, आप मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिए, मध्य देश का मतलब जिस समय उसने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र थे उनका जो यात्रा की थी उसके बारे में बात करता है। मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। अगला जो है वो है ह्वेनसांग। अब ध्यान दीजिएगा फाहियान और ह्वेनसांग पर 5 अंक में भी प्रश्न बन सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। ह्वेनसांग, जैसे फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, तो वही ह्वेनसांग नामक जो चीनी यात्री था वह आपको हर्षवर्धन के समय दिखाई देगा, ठीक। ह्वेनसांग कुमारगुप्त प्रथम, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जैसे गुप्त शासकों का उल्लेख करता है। इसके अलावा ह्वेनसांग से हमें यह भी पता लगता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा नामक महाविहार की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त शासक था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा। अगला देवी चंद्रगुप्तम, ये एक रचना है, इसके जो लेखक हैं वह मिलेंगे विशाखदत्त। विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस भी लिखी है, आपको पता ही है, ठीक। तो देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में विशाखदत्त ने गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यारोहण के बारे में चर्चा की है। और जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों नाटक ग्रंथ हैं, संस्कृत नाटक ग्रंथ। अगला जो ग्रंथ है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक, संस्कृत भाषा में लिखा है इन्होंने। मृच्छकटिकम से हमें गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में एक ब्राह्मण नायक है जिसका नाम है चारुदत्त। चारुदत्त के बारे में हमें उल्लेख मिलता है कि चारुदत्त इस समय व्यापार वाणिज्य कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इस समय की सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण था वो अपने मूल पेशे के अतिरिक्त, मूल पेशा क्या था इनका? मूल पेशा था वही पुरोहितगिरी या फिर मतलब पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन। इसके अलावा जो अन्य कार्य थे उसमें व्यापार वाणिज्य, वैश्य वर्ग काम था, उसको अपना रहा था। अगला है कामसूत्र। कामसूत्र आप सभी जानते हैं वात्स्यायन की रचना है और कामसूत्र में वात्स्यायन की विभिन्न कलाओं के विषय में जानकारी है। और जब वो कलाओं के विषय में जानकारी देते हैं तो हमें सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है कामसूत्र के। इसी तरह से नीतिसार नामक रचना है जो कि कामंदक की है, ठीक है। कामंदक की नीतिसार से हमें गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में पुनः जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें राजनीतिक विषयों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आप कैसे लिखेंगे? नीतिसार देश, रचनाकार है कामंदक, देश संस्कृत भाषा में, तीसरा गुप्तकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी। ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करना है आपको, भूलिएगा मत। इसके बाद आ जाइए मंजूश्री मूलकल्प।
ये जो रचना है, ध्यान दीजिएगा, मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें तंत्र मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। इससे हमें गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसको 3 अंक में कैसे लिखेंगे? वैसे तो लिख के दिया है, परंतु इतना नहीं लिख पाएंगे। फिर एक 3 निकालो, फिर बताओ महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित, दूसरा तंत्र मंत्र पर आधारित ग्रंथ, तीसरा गुप्तकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश। ये 10-12 शब्द हैं आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं। अब आ जाइए विशाखदत्त। ठीक, विशाखदत्त कौन है? ये गुप्तकालीन रचनाकार है। इसकी रचनाओं में पहला 3 निकाला, फिर क्या लिखा? गुप्तकालीन साहित्यकार। दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों का उल्लेख किए, यह लिखना है। फिर अगर आप बता सके तो बताइए कि इससे हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से, और वहीं मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में। खत्म। ये जो 4 सेंटेंस हैं इनको शॉर्ट करेंगे तो आप 3 अंक में लिख सकते हैं। फिर आ जाइए तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश का ग्वालियर। किसका है? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का है, जिसे महेंद्रादित्य बताया गया डेश करके। इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की तरह दर्शाया गया है कि कुमार गुप्त प्रथम कैसा है? शरदकालीन सूर्य की भांति है, जो कि धीमा प्रकाश देता है, या फिर इसके जो ताप है ये शरीर को सुख पहुंचाता है। इस तरह का मामला है। अगला है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था 5 अंक में भी आ सकती है, 11 अंक में। इसको उठा के मैं कहाँ लेकर आया हूँ? 3 अंक में। सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की जगह विकेंद्रीकरण की विशेषताओं से युक्त। पहला बिंदु हो गया। दूसरा, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सामंतीय प्रणाली के तत्व दिखाई देते हैं। 2 से 3 बिंदु बता दीजिए, काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब इसमें केवल एक ही लाइन लिखनी है। जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि साहब 3-3 लाइन लिखनी है, 3 लाइन लिखना ज़रूरी नहीं, केवल एक ही लाइन। थैंक यू अर्चना। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम से। दूसरी लाइन लिखना चाहे तो बता दें, वेनसॉन्ग के वर्णन से हमें जानकारी मिलती है। कितना बताएंगे, काम हो जाएगा। अगला है धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में बताइए कि गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ें। अब मान लीजिए कि धन्वंतरी आ जाए आपसे, गुप्त काल के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य है। धन्वंतरी के बारे में बताते समय ये बता दीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। इतनी जानकारी पर्याप्त है 3 अंक के लिए। और फिर से मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो 9 रत्न हैं वो हमेशा 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, और खासकर MPPSC में, है ना। कालिदास से लेकर धन्वंतरी हो, बेताल भट्ट है, घटकर परख है, ये सारे जो हैं ये सब वराहमिहिर सहित ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनकी सूची भी आएगी अभी आपके सामने, तो कुछ नहीं करना है, लिख लेना एक बार और क्या, रट लेना है। आ जाइए वराहमिहिर। वराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में अच्छा काम कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक का नाम है बृहद संहिता और दूसरा है पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। दूसरी बात बता सकते हैं कि वराहमिहिर ने कई ऐसी बातें लिखी जो कि वर्तमान में महत्वपूर्ण है। अमर सिंह के बारे में बता दीजिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने एक शब्दकोश लिखा जिसका नाम ही रखा इन्होंने अमर सिंह ने अमरकोश। संस्कृत भाषा का शब्दकोश लिखा है किसने? अमर सिंह ने, अमरकोश के नाम से। इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम है वीरसेन साव। वीरसेन साव वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव या ये कहें कि मंत्री हुआ करता था, और ये शैव मत का अनुयायी था। महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय खुद वैष्णव मत का अनुयायी था, और उसका जो मंत्री था वो वीरसेन साव जो था वो शैव था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है। मतलब ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, आप इसको इस तरह से कोट कर सकते हैं। अगला है महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ किसी चंद्र नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। चंद्र का जो सामान्यता है या समानता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ स्थापित की गई है, और इससे अब चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो यह जो है ये गुप्त काल का हो गया। और गुप्त काल से लेकर आज तक का समय ये लगभग 1700 साल है, और 1700 सालों से एक लोहे का खंभा, महरौली का लौह स्तंभ, खुले आसमान में है। 1700 से ज़्यादा बारिशें देख ली है उसने, और उसके बाद भी खड़ा हुआ है। दूसरा कोई लोहे का खंभा होता तो कब का गिर गया होता, परंतु ना उस पर कोई कीट चढ़ी है, वो अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है, और उस पर चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसका मतलब है कि ये गुप्तकालीन धातु कला का एक सटीक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है,
अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधे बोल सकते हैं कि महरौली के लौह स्तंभ पे गुप्तकालीन शासक या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। इससे हमें दूसरा बिंदु, इससे हमें गुप्तकालीन रसायन विद्या तथा धातु कला के विषय में जानकारी मिलती है। सीधे लिखेंगे तो भी चलेगा, ये चंद्र नामक शासक का उल्लेख नहीं करेंगे तो भी चलेगा। प्रयाग प्रशस्ति पे अगर बात करें, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिशेन है। हरिशेन कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान है, जिसमें वह प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है, विशेषकर उसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विजयों के बारे में। ठीक इसी तरह से वीणा प्रकार के सिक्के, पूरे भारतीय इतिहास में वीणा प्रकार के सिक्कों के लिए एक ही व्यक्ति जाना जाता है, वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा वीणा प्रकार के सिक्कों का प्रचलन कराया गया, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, जो कि उसकी संगीत प्रेम का परिचय है। इतना लिखिए, काम होगा, बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद में गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो बताएं, गुप्त वंश का संस्थापक है शिरगुप्त, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। शिरगुप्त के बारे में बता दीजिए कि यह स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि सामंत हुआ करता था किशाणों का। कुषाणों के सामंत थे श्रीगुप्त। इसके बाद एक रचना है सी यू की। ठीक है, जो सी यू की नामक ग्रंथ है, ये वेहनसांग द्वारा लिखा गया था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेहनसांग को यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये 2-3 लाइनें लिखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बिल्कुल आराम से मिलेगा। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 9 ही शब्द लिखने हैं, इनके बारे में डिटेल करने मत बैठ जाइए, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बस नाम लिख दीजिए, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शकुनाक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुचि आदि। ये 9 लोग हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। इनको रट लीजिए, बढ़िया से रट लीजिए। और मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि यह महत्वपूर्ण भी है, इनमें से कोई भी एक नाम उठकर 3 अंक में आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा एग्जाम में, भूलिएगा मत। और पुराने पेपर उठा के देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। अब देखिए, 50 से 60 शब्दों में हमें, या 5 से 6 शब्दों में लिखना है। एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कालिदास पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, तो अब ये जो क्वेश्चंस है इसको लिखना है हमें। तो कालिदास पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए सबसे पहले बता दीजिए, गुप्तकालीन संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, तुलना भी कर दीजिए कि भैया कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त शासक, उनके 9 रत्नों में शामिल थे और उनके उज्जैन स्थित दरबार में रहा करते थे। इन्होंने कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है, जिसमें ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि शामिल है। बस इतना कर दीजिए, काम हो जाएगा। और तो कुछ मन नहीं है आपका लिखने का? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक था, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक था, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न दूसरे रूप में 11 अंक में कैसे आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये 11 अंक में प्रश्न पूछा जाने की संभावना से युक्त वाला प्रश्न। अब इसको 5 अंक में करना है, 5 से 6 लाइनों में। कैसे करेंगे? 50 से 60 शब्दों। ठीक, सबसे पहले एक विजेता के रूप में उसकी उपलब्धियाँ। अब ये सेंटेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। विजेता के रूप में देश शकों पर विजय और उत्तर पश्चिम के गणराज्यों पर विजय। कैसे करोगे? शब्द कम करना है। विजेता के रूप में शक एवं उत्तर पश्चिम के गणराज्यों पर विजय। दूसरा, एक कूटनीतिक के रूप में वैवाहिक संबंधों तथा युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार। उसमें 2 उदाहरण डाल दीजिए, नागवंश, वाकाटक वंश तथा कुंतल वंश से वैवाहिक संबंध स्थापना। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन में लेके आऊँगा तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप एक शासन प्रबंधन के रूप में बता दीजिए। यहाँ पर फाहियान का नाम लिखिए और बताइए कि फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन प्रबंध की गुणवत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, या खूब ज़ोर ज़ोर से प्रशंसा की है, जैसा भी आप कहना चाहो। ठीक, इसके बाद में धर्म सहिष्णु शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं वैष्णव मत का अनुयायी, किंतु उसका सचिव वीरसेन से शैव मत का तथा उसका सेनापति आम्रकादव बौद्ध था। विद्वानों का संरक्षक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में 9 रत्नों को संरक्षण दिया।
या कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। कम करना पड़ेगा, है ना, ये की पॉइंट है जो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आरेख बना कर लिख रहा हूँ वैसे करिए आप कोशिश, ऐसा करना पड़ेगा। इसी तरह से लिखना है, ध्यान दीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन का समय नहीं रहेगा आपको वहाँ पे। अब आ जाइए, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल के बारे में बात करते हैं कि भैया उस समय का समाज कैसा रहा, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हो सकती है। तो भैया अब जैसे गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है, तो बताइए चतुवर्ण व्यवस्था आधारित समाज। सेंटेंस पूरा नहीं किया, ठीक है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था में वर्ण इतर व्यवसाय अपनाए जा रहे थे, जैसे मृच्छकटिकम का नाटक, मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त ब्राह्मण, वो क्या कर रहा है, व्यापार वाणिज्य। इसको छोटा करना पड़ेगा दूसरे बिंदु को, है ना। गुप्त काल में वर्ण संकर जातियाँ थी, अंबस्ट, पाराशव और उग्रकरण करके ये जातियाँ रही। इसके अलावा ये संकर जातियाँ हैं। इसके अलावा शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है, ध्यान दीजिए, व्यापार वाणिज्य और वार्ता में वृद्धि हुई। इसके अलावा मृच्छकटिकम में बताया गया कि शूद्र वर्ण से भी अधिकारी हुआ करते थे। समाज में विवाह प्रायः सजातीय होते थे, परंतु विजातीय विवाह भी, यानी कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों होते थे, ठीक है। गुप्त स्वयं वाकाटा और कदम्बों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। स्त्रियों की स्थिति कमज़ोर हो रही थी और यहाँ पर अस्पृश्यता के भी चिन्ह नजर आ रहे थे। चांडाल नामक जाति का उल्लेख हुआ है। कुल मिलाकर बताइए कि भैया गुप्तकालीन जो समाज है वो पतन की अवस्था में था, किंतु उच्च वर्णीय समाज में स्थिति बेहतर थी महिलाओं की। बस इतना कर दीजिए, काम हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, समाज चतुवर्ण व्यवस्था आधारित। नंबर 2, ब्राह्मण वर्ण अब व्यापार वाणिज्य में भी संलग्न, अंतर्वर्णीय पेशों को अपनाया जा रहा था। तीसरा बिंदु, वर्ण संकर जातियाँ, अंबस्ट, पाराशव आदि देखी गई। अगला बिंदु, चांडाल नामक अस्पृश्य जातियों का उल्लेख। पांचवा बिंदु, महिलाओं की स्थिति में पतन, किंतु उच्च वर्ण की महिलाओं की स्थिति ठीक। खत्म, इतना कर देंगे, काम हो जाएगा। गुप्त काल में वैष्णव मत के विकास पर टिप्पणी कीजिए। अब वैष्णव मत पे गुप्त काल की क्या स्थिति थी उस पर टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले बताइए कि भैया गुप्त काल में सभी धर्मों का विकास हो रहा था, किंतु वैष्णव मत का विकास उल्लेखनीय रहा। कैसे रहा? नंबर 1, गुप्त शासकों ने वैष्णव मत को संरक्षण दिया। गुप्त शासकों ने वैष्णव मत को संरक्षण दिया, ये हेडिंग हो गई। फिर एक तीर निकाला, उसमें गुप्त शासक स्वयं वैष्णव मत के अनुयायी। नंबर 2, परम भागवत जैसी उपाधियाँ ग्रहण की। तीसरा, सिक्कों पर परम भागवत विरुद्ध धारण किया। इसके अलावा मेहरौली लोह स्तंभ में, ठीक है, यहाँ पर विष्णु की उपासना का उल्लेख मिलता है। अगला, जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु की वंदना की गई है। ये सीधी बात बता रहे हैं कि भैया यहाँ पर विष्णु मत के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इतना कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब ये हुआ। अब गौर करना, देखो, गुप्त काल में वैष्णव मत के विकास पर चर्चा करी। तो पहला बिंदु जो मैंने लिखा है, गुप्त शासक स्वयं वैष्णव धर्म से संबंधित, स्वयं अनुयायी है, उपाधियाँ, सिक्कों पर उल्लेख, अभिलेखों पर उल्लेख, इतनी चीज़ें बताइए। उसके बाद में दूसरा बिंदु लिखिए कि इस समय वैष्णव मत में अवतारवाद की संकल्पना विकसित हो गई थी। फिर डैश निकालिए। अवतारवाद की संकल्पना पहली बार गुप्त काल में आई। दूसरा तीर निकालिए। विष्णु के 4 अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और कृष्ण अवतार सर्वाधिक प्रचलित थे, ठीक है। तीसरा की पॉइंट लिखिए, वैष्णव मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल में पहली बार विष्णु मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। शुरुआती स्तंभ पर शिखर रहित मंदिर थे, कालांतर में शिखर युक्त मंदिर बनने लगे। तो वैष्णव मत की क्या स्थिति रही और उसके विकास की क्या स्थिति रही, सबसे पहले समझिए। गुप्त शासकों द्वारा स्वयं वैष्णव मत को अपनाया गया, उपाधियाँ ग्रहण की, सिक्कों पर, अभिलेखों पर वो जानकारी मिलती है। इसके बाद में अवतारवाद की संकल्पना विकसित हुई, मंदिर निर्माण। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। और चौथी अगर आपको लिखना हो तो ये बोलिए, वैष्णव मत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका अंतिम संकलन इसी समय हुआ। रामायण, महाभारत, ये जो कुछ भी हैं हिंदू धर्म ग्रंथ, ये सभी गुप्त काल में ही आए। ये बातें आप लिख सकती हैं। 3-4 बिंदु लिखिए, काम होगा। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य के विकास पर टिप्पणी कीजिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना, ये आने योग्य प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सबसे पहली बात, गुप्त काल को स्वर्णकाल बोलते हैं, तो आप सीधे बोलिए कि गुप्त काल में जो संस्कृत साहित्य था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। संस्कृत भाषा राजभाषा बन गया था।
कई स्तंभलेख, शिलालेख और मुद्रालेख आपको संस्कृत भाषा में दिखाई देंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी कि बौद्ध तथा जैन जो संप्रदाय थे, जो कि क्रमशः पाली तथा प्राकृत में, बौद्ध पाली में तथा जैन प्राकृत भाषा में अपने ग्रंथ लिखा करते थे, वो स्वयं संस्कृत भाषा में इनको लिख रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय कई ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा के क्लासिकल ग्रंथों की रचना की, जैसे कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवन, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ये उनकी रचना रही। इसके अलावा शूद्रक ने मृच्छकटिकम, भास ने स्वप्नवासव दत्ता, विशाख दत्त ने देवी चित्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, अमर सिंह ने अमरकोश, भारवी ने किरातार्जुनीयम तथा भट्टी ने भट्टी काव्य नामक प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य ग्रंथों की रचना की। तो आपको कैसे बताना है संस्कृत भाषा का विकास को? सबसे पहली बात बताइए कि गुप्त काल संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल था। इस समय संस्कृत भाषा राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। नंबर 2, न केवल हिंदू संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, बल्कि संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा में बौद्ध तथा जैन साहित्य भी लिखा गया। इस समय कई महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्यकार हुए, जिसमें कालिदास का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके अलावा शूद्रक, भास, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा, अमर सिंह, भारवी, भट्टी जैसे संस्कृत साहित्यकारों का उल्लेख करिए, उनकी एक एक रचनाएं बता दीजिए। निष्कर्ष रूप में दे दीजिए कि गुप्त काल जो है संस्कृत भाषा के विकास के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल था। ये 11 अंक में आए तो लिखिए, 5 अंक में आए तो लिखिए। आपके लिए 5 अंक में ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो ये 5 अंकीय प्रश्न थे जो हमें सॉल्व करने थे, हमने किए। अब हम 11 अंकीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वैसे 5 अंक और 11 अंकीय प्रश्नों में उसके कलेवर में बस एक ही अंतर है, विस्तार का, और कुछ नहीं। जैसे फाहियान के भारत विवरण पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो बेसिक जानकारी जरूर देनी की। जैसे फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। यह चीनी यात्री गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब ये 11 अंक पे तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे भैया। 399 ईसा पूर्व से लेकर 414 ईस्वी सन के बीच में ये भारत पर रहा था। फिर बताइए, फाहियान की जो यात्रा का उद्देश्य था वो धार्मिक था। वो बौद्ध धार्मिक स्थलों की धार्मिक यात्रा करने आया था। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर उनकी कॉपी बनाकर चीन ले जाना चाहता था। कोई समस्या नहीं, उद्देश्य हो गया। फाहियान ने बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान शाखाओं का अध्ययन किया, क्योंकि ये शाखाएं चल रही थी। वह स्थल मार्ग से गांधार और तक्षशिला, पेशावर होते हुए भारत आया। बाद में भारत में पंजाब क्षेत्र को पार कर वो मध्य देश पहुंचता है, और फिर वह मध्य देश के बारे में उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है? पहला बिंदु, ब्राह्मणों का देश है जहाँ लोग सुखी और संपन्न हैं। मध्य देश में क्या है? ब्राह्मण लोग हैं और लोग सुखी संपन्न हैं। मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे, केवल आर्थिक दंड देते थे। राजद्रोह करने पर भी केवल दाहिना हाथ काटा जाता था। इसके अलावा वो बताता है कि मध्य देश के लोग जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते, ना ही मांस खाते हैं, मदिरा, प्याज, लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते। केवल जो चांडाल नामक जाति है वह इसका अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, फाहियान चांडालों का उल्लेख करता है और कहता है कि अस्पृश्य हैं, इन्हें गांव से बाहर रहने का आदेश है। ठीक, इसके बाद में वो बताते हैं कि लोग सूअर तथा पक्षियों को नहीं पालते तथा पशुओं का व्यापार भी नहीं करते हैं। बूचड़खाने तथा मटेरियल नहीं है। व्यापार में या विनिमय के माध्यम में कौड़ियों का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है, जहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का ही बोलबाला था, यानी कि यहाँ पर वो देखना क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि भैया भारत आने के बाद में उसे बौद्ध धर्म दिखाई दे, परंतु मध्य देश में उसको ब्राह्मण धर्म दिखे। फिर वो पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कई धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है, जिसमें संकीसा, श्रावस्ती की उल्लेख करता है। वह श्रावस्ती में जेतवन यात्रा विहार करता है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, उनके बारे में टिप्पणी करता है। फिर फाहियान कपिल वस्तु तथा वैशाली जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र पहुँचता है और पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित महल को देखकर कहता है कि भैया ये जो महल है ये मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनवाया। सोचिए, फाहियान कब आ रहा है? 4वीं शताब्दी ईस्वी सन में। और पाटलिपुत्र में ये जो अशोक ने महल बनाया था ये लगभग इससे 700 साल पहले, 600 से 700 साल तक पाटलिपुत्र में अशोक का महल खड़ा रहा। ठीक है, 700 सालों तक लकड़ी का महल खड़ा रहा, और उसको देखकर फाहियान क्या बोल रहा है कि ये महल तो इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया, इतना सुंदर है। ठीक है।
तो ये बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। फाहियान उसके बाद नालंदा, राजगृह, बोधगया की यात्रा करता है, फिर वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होते हुए समुद्र मार्ग से अपने देश चीन पहुंच जाता है। बस यही कथा लिखनी है आपको। टू द पॉइंट है, व्याख्यात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को बोलते हैं टू द पॉइंट प्रश्न, व्याख्यात्मक। इसमें फ़ायदा क्या है कि आप टू द पॉइंट हो सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता है। और जब भी आपको ऐसा मौका मिले जहाँ पर आप अधिक से अधिक तथ्यात्मक जानकारी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर मामला बनेगा। और आखिरी में एक निष्कर्ष लिख दें, जैसे कि मैंने लिखा है कि भैया इस प्रकार हम देखते हैं कि फाहियान द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गुप्तकालीन इतिहास, विशेषकर सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में साक्ष्य उपलब्ध कराती है। ख़त्म। तो 5 अंक में लिखिए, 3 अंक में लिखिए और 11 अंक में लिखिए। यही कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। 5 अंक में लिखना होता तो क्या करते, फिर से शुरू करो। नंबर 1, फाहियान एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। उद्देश्य उसकी यात्रा का धार्मिक था। यह मध्य देश के बारे में चर्चा करता है, जहाँ पर वो बताता है कि मध्य देश के लोग सुखी हैं, ब्राह्मण्य तथा विभिन्न प्रकार के व्यसनों से अलग हैं। फिर वह कई बौद्ध धार्मिक स्थलों को यात्रा करते हुए ताम्रलिप्ति बंदरगाह तो होते चीन पहुँचता है। ख़त्म। बस ख़त्म, इतना ही है। ये हो गए 50 शब्द। की पॉइंट 4-5 लिखे, इसमें भी बहुत जानकारी, ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए तो कह रहा हूँ पढ़ने से नहीं लिखने से होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी के स्रोत के रूप में प्रयाग प्रशस्ति का मूल्यांकन कीजिए। वस्तुतः में क्या लिखना है, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी करनी है। तो आइए कर देते हैं। तो भैया सबसे पहले बताइए कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त में गुप्त के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन है, हरिशेन। तो पहली जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का स्रोत प्रयाग प्रशस्ति और लेखक है हरिशेन। ठीक, हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक और महादंड नायक था। इसने संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में उत्तम शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उत्तम शैली क्या होती है, मैं और तुम वाली। ठीक है, कि समुद्रगुप्त ने ये किया वो किया, नाम लेकर बात करता है। ये चंपू शैली में लिखा गया काव्य है, इसका मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद में उल्लेख करते हैं हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में हम समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी देखते हैं। क्या क्या देखेंगे हमें, इससे हमें पता लगेगा उसकी आर्याव्रत अभियान का, जिसमें वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित करता है। साथ ही साथ वह नागसेन, गणपति नाग, अच्युत शासक, इनके बारे में भी उल्लेख करता है। वह कहता है कि उत्तर भारत या आर्याव्रत की विजय के संदर्भ में वह राज्य प्रस्फोद्धरण की नीति का पालन करता है, अर्थात इन राज्यों को पराजित करके उन राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। राज्य प्रस्फोद्धरण की नीति आर्याव्रत के संदर्भ में। आर्याव्रत के पश्चात समुद्रगुप्त उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में विजय यात्रा करता है, जिसमें समतट, दवा, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर है। इनके लिए वह सर्व कर दाना व्याकरण प्राणागमन की नीति अपनाता है, अर्थात उनको वह विजित करके छोड़ देता है और उनसे कर लेकर सुख रहता है कि भैया हर साल कर भेजते रहना, नहीं तो मैं फिर से आ जाऊंगा। उत्तर पूर्व की विजय के पश्चात वह आठविक राज्यों की विजय करता है और उन्हें उनके संदर्भ में परिचारकीकृत की नीति अपनाता है, अर्थात उन्हें अपनी सेवाओं में ले लेता है। इसके बाद में वह आठविक राज्यों की विजय के पश्चात वह दक्षिण के 12 राज्यों के विरुद्ध अभियान करता है और उनके विरुद्ध वह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन करता है, जिसके अंतर्गत उनके राज्यों को विजित करके वह उन्हें मुक्त कर देता है, उन पर अनुग्रह कर देता है, जिसके अंतर्गत वह कहता है कि आप हर साल मुझे एक निश्चित कर राशि सौंपते रहेंगे, जिसके बदले में आप सुरक्षित रहेंगे। दक्षिण भारत की विजय के पश्चात विदेशी शासकों के संदर्भ में वह आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुण मंदिक, स्वविषय मुक्ति, शासन याचना की नीति अपनाता है। ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिवेदन, कन्यापन, देश देश की नीति का पालन करता है, जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त के बारे में हरिशेन कहता है कि जो विदेशी शासक हैं वह आत्मनिवेदन कर अपनी कन्याओं को प्रस्तुत करते हैं कि आप इनसे विवाह कीजिए, उन गरुड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा अपने ऊपर शासन करने की याचना प्रकट करते हैं। इस तरह की बातें लिखिए। और अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें से अगर 2-3 चीज़ें भी आप बता देते, आर्याव्रत की विजय है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की विजय है, दक्षिण भारत की विजय है और वहाँ पर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन है, उसी तरह से विदेशी शासकों के प्रति नीति का भी उल्लेख हुआ है, तो भी काम बनेगा।
ऐसा नहीं कि ये सब की टर्म वगैरह है, ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसा लिख पाते हैं, जो की टर्म्स हैं, जो नीतियाँ हैं, खासकर आर्यावर्त के संदर्भ में, दक्षिण भारत के संदर्भ में ग्रहणम मोक्षानुग्रह की नीति, इसी तरह से पूर्वी भारत के क्षेत्रों के संदर्भ में या 8वीं राज्यों के संदर्भ में, तो अगर आप ये नीतियों को ध्यान रख लीजिए बस कि भैया ये उल्लेख हुआ है, पहले आर्यावर्त, फिर उत्तर पूर्व, फिर 8वीं राज्य, फिर 12 के, फिर दक्षिण के 12 राज्य और उसके बाद में विदेशी शासकों के प्रतिनिधि। ठीक है, वो जो की टर्म है 3, 4, 5 संस्कृति, वो आपके काम की। अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है तो आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा, ये समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। निष्कर्ष क्या है? हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की राजनीतिक, सैनिक, प्रशासनिक जानकारी मिलती है। बहुत अच्छी बात है, यही उद्देश्य था प्रयाग प्रशस्ति का। ठीक है बच्चों, तो शब्द संख्या ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, परंतु इसको शॉर्ट करना है और उसमें कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, बस इतना ही है। तो इस प्रकार हमारा टेस्ट नंबर 122 कंप्लीट होता है।